अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। आज तीसरा दिन है और आज का हमारा शीर्षक है अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। हम आज आपको बताएंगे कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, चाहे वो हमारे गांव से निकलते हों, घर से निकलते हों, खेतों से निकलते हों, बाजारों से निकलते हों, दुकानों से निकलते हों, या फिर किसी शादी समारोह से निकलता हो, किसी यज्ञ के आयोजन स्थल पर अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता हो, हम इन सभी अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की बात करेंगे। चाहे अपशिष्ट पदार्थ कैसा भी हो, उसके प्रबंधन के लिए मुख्यतः 3 विधियां अपनाई जाती है, जिसमें पहला है रिड्यूस करना, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन में कमी करना। दूसरा है रिसाइकल करना, अर्थात उनका पुनः चक्रण करना, उनको उपयोग के लायक दोबारा बना देना। और तीसरी विधि है रीयूज, अर्थात पुनः प्रयोग करना। तो हम इन 3 विधियों से अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कर सकते हैं। हम एक एक करके इन तीनों विधियों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप एक चीज और जान लें। एक उदाहरण के तौर पर आप देखें कि किसी भी चीजों का प्रबंधन 3 समय में और 3 विधियों से किया जाता है। जैसे भूकंप से बचने का प्रबंधन करना है, हमको आपदा का प्रबंधन है, तो भूकंप से बचने के लिए प्रबंधन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला स्तर है भूकंप आने के पहले। जैसे हम भूकंप रोधी मकान बना लेते हैं, मजबूत मकान बनाते हैं, सरिया का मोटा मोटा सरिया का उसमें प्रयोग करते हैं। तो ये भूकंप आने के पहले अच्छा घर बनाइएगा मजबूत, यही ना पहले हो गया। एक है कि घटना घटते समय, अर्थात भूकंप के आते समय, उस समय हम यही कर सकते हैं कि पहले बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सबको बाहर निकालते हैं एक एक करके, और फिर हम खुद निकलते हैं। कहीं शोर शराबा नहीं करते हैं, हंगामा नहीं करते हैं, घबराते नहीं हैं, सीढ़ियों से उतरने का प्रयोग करते हैं। साथ साथ घर का जो मजबूत कोना होता है वहाँ छुपने का प्रयास करते हैं, या फिर सर पर कुछ मोटा कपड़ा रखकर या किताब रखकर या कुछ गठरी रखकर, फिर मजबूत बिछावन, चौकी हो, पलंग हो, उसके नीचे छुप जाया करते हैं। ये सब जो है भूकंप आते समय का प्रबंधन है। भूकंप आने के बाद का प्रबंधन क्या है? तो भूकंप आने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से मकान जर्जर हो गए हैं, किनको ढहने की संभावना है। कुछ मकान जो भूकंप आते हैं तो भूकंप आने के तुरंत बाद फिर भूकंप आता है, झटका रहता है बचा हुआ, तो वो झटका जब आएगा तो पहले झटके में कम नुकसान होता है और दूसरे झटके में ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी भूकंप के बाद की संभावनाओं में हम देखते हैं कि दूसरा झटका आ जाए, उसके पहले हम लोग संभल जाएं, खाली मैदान में चले जाएं, या फिर जो आवश्यक चीज़ है उसको हम बचा लें, बच्चों को बाहर निकाल लें। ये सब चीज़ें भूकंप आने के बाद की संभावना है। कहीं तार टूटा हुआ हो बिजली का तो उसको ध्यान में देना है, रखना है। पानी का पाइप टूटा हुआ है उसको रखना है। तो ये सब बातें भूकंप के बाद की बात है। मैंने ये नहीं कहा कि भूकंप का प्रबंधन करना है, मैंने ये कहा कि एक ये उदाहरण है कि भूकंप में यानी आपदा में भी प्रबंधन 3 स्तरों पर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का भी प्रबंधन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला स्तर मैंने बताया आपको कि रिड्यूस करना, कमी करना, उसके उत्पादन में अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन को कम करना। दूसरा है पुनः चक्रण करना, रिसाइकल करना। और तीसरा है रीयूज, यानी फिर से उसका प्रयोग करना। अब देखिए, हम पानी को लेते हैं। प्रतिदिन हम लोग पानी अधिक बर्बाद करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में पानी जब चापाकल चलाते हैं स्नान करने के लिए
तो पानी गर्म मिलता है और तब हम 2-4 बाल्टी पानी चलाकर फेंक देते हैं और जब ठंडा निकलता है पानी तो स्नान करते हैं या फिर पीते हैं। तो आपने 2-4 बाल्टी पानी को फेंक कर बर्बाद कर दिया उसको। ठंडा के मौसम में भी यही होता है। शुरू में जब 3-4 बाल्टी चलाइएगा तो ठंडा पानी रहेगा, हाथ ठंड के मारे कांपने लगेगा। आप उसको पानी को फेंकते जाइएगा और कुछ समय के बाद जब गर्म पानी निकलेगा तब आप उसका उपयोग करते हैं। तो हम गर्मी के मौसम में भी और ठंडा के मौसम में भी पानी को बर्बाद कर दिए। साथ ही देहातों में हम लोग देखते हैं कि हाथ पैर धोने के लिए आदमी 1 बाल्टी पानी का उपयोग करता है। 1 बाल्टी पानी से हाथ धोता है या पैर धोता है। हम लोग अधिक से अधिक जल की बर्बादी करते हैं देहातों में। शहरों में पानी पीने के लिए भी नहीं है। वहाँ पर इन बर्बाद जलों का जो सीवरेज में जल जाता है, आप दिल्ली का उदाहरण ले तो वहाँ जमुना नदी में जो पूरे दिल्ली का कचरा और पूरे दिल्ली की नालियाँ जमुना नदी में गिराई जाती हैं, उस जमुना नदी के पानी को शुद्ध करके रिसाइकल करके फिर से पीने योग्य बनाया जाता है और दिल्ली में वही पानी सप्लाई के रूप में भी दिया जाता है। तो वही पानी पीते भी हैं लोग। यहाँ 3 स्तर की बात हो गई। एक तो हमें पानी के बर्बादी को रोकना है, यानी कम पानी का यूज करना है, आवश्यकता के अनुसार पानी का यूज करना है। तो हमने उसमें कम किया, बर्बादी जो हो रही है उस बर्बादी में हमने कम किया। दूसरा है कि इसको रिसाइकल करना, अर्थात गंदे जल को फिर से साफ करके शुद्धिकरण करके पीने के लायक बना देना। और तीसरा है कि उसको उपयोग कर लेना, अर्थात जल को वितरित करके उसको पी जाना, उससे स्नान करना या फिर से उसका उपयोग करना। तो ये 3 प्रकार से हम किसी भी चीज़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन अपशिष्ट पदार्थों की बात है तो हमने पहला ऑप्शन जो बताया आपको, रिड्यूस करना, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन में कमी करना, तो यह बात हम लोगों से ज़्यादा करके संभव नहीं है। अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन में कमी करना ये आदमी के हाथ में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि गाय भोजन भी करती है और प्रतिदिन वह गोबर भी देती है। तो गाय जब पैखाना करती है तो गोबर देती है और गोबर जो है हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है। हम तुरंत गोबर को उठाते हैं और घर के पीछे खादर पर फेंक आते हैं। ऐसी परिस्थिति में गोबर हमारे लिए वहाँ अपशिष्ट पदार्थ है। आप गोबर इसलिए हटा देते हैं दरवाजे पर से कि कोई आदमी आएगा तो इसको बुरा मानेगा, अच्छा नहीं कहेगा, कहेगा कि यह आदमी गंदा में रहता है। तो वैसी परिस्थिति में आप शर्म के मारे गोबर को उठाकर दरवाजे पर से पीछे फेंक आते हैं। इसलिए यह आपके लिए अपशिष्ट पदार्थ है। अब जब ये अपशिष्ट पदार्थ है तो इसमें सबसे पहला स्टेज है, हमने बताया है कमी करना, उत्पादन में कमी करना। क्या आप गोबर के उत्पादन में कमी कर सकते हैं? क्या आप गाय भैंस को यह समझा सकते हैं कि तुम कम पैखाना करो, कम गोबर दो? ऐसा तो संभव नहीं है। वह खाएगी और जब खाएगी तो गोबर देगी। इसलिए अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन हमारे हाथ में नहीं होता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, सब्जी प्रतिदिन आपके घरों में बनता है, हम सबके घरों में बनता है। सब्जी में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें छील कर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लौकी, जिसको लौका भी कहते हैं कुछ लोग, नेनुआ भी, कदुआ कहते हैं, कदुआ। घिउरा होता है जिसको कहीं कहीं लोग नेनुआ कहते हैं। कोहरा होता है, कहीं कुम्हरा भी कहते हैं, कहीं मीठा लौकी भी कहते हैं, कहीं पेठा भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है। बहुत सारी सब्जियां हैं। केला है, अब लीजिए, केला को भी हम लोग छील कर बनाते हैं। कुछ लोग आलू को भी छील देते हैं। तो जो भी सब्जियां छील कर बनाई जाती है उनमें से छिलका निकलता है। अब हमको उस छिलके के उत्पादन में कमी करना है। छिलका अपशिष्ट पदार्थ है और हम चाहते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ में कमी की जाए, उसके उत्पादन को घटाया जाए।
तो हमें छिलका को कम निकालना होगा। क्या आप अपने घरों में यह कह सकते हैं कि केला को बिना छीले हुए सब्जी बना दो, इससे छिलका नहीं निकलेगा। लौकी को बिना छीले हुए सब्जी बना दो, इससे इसका छीलन नहीं निकलेगा। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं और न ही घरों में लोग ऐसा कभी करते हैं। इसलिए अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन में कमी करना हमारे लिए संभव नहीं है, यह हमारे बस की बात भी नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर कुछ हम लोग इसमें कमी ला सकते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में कचरा का जो उत्पादन होता है तो उसमें हम प्रयास कर सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर स्क्रैप निकले, कम से कम अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो। लेकिन वह भी संभव नहीं है, क्योंकि जितना अधिक उत्पादन होगा उतना अधिक कचरा अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का भी उत्पादन होगा। देश की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। आज इस देश की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाने की आवश्यकता है, साथ साथ उसमें उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसमें अधिक से अधिक स्क्रैप अर्थात कचरा भी निकलेगा। इसलिए हम इसमें कमी नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है यह है पुनः चक्रण। तो हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को पुनः चक्रण के द्वारा इसका प्रबंधन कर सकते हैं। पुनः चक्रण का अर्थ होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकल करना और इसको फिर से उपयोग करने के लायक बना देना। कुछ ऐसा काम करना कि हम उन चीज़ों को फिर से उपयोग कर सके। जैसे केला का छिलका निकलता है रसोई में, लौका का छिलका निकलता है रसोई में, हम लोग उसको सीधे उठाकर गाय भैंस के नाद में रख देते हैं, वह खा जाती है। इस प्रकार से उसका उपयोग हो गया, एक ही बार में उसका रिसाइकल भी हो गया और रीयूज भी, पुनः प्रयोग भी हो गया, दोनों काम एक बार में हो गया। तो इसको आपको प्रबंधन करने की कहाँ आवश्यकता है। आपको कोई कहे कि घरेलू कचरा का निष्पादन कर दीजिए, तो देहातों में घरेलू कचरा के निष्पादन के लिए आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे उसको उठाकर और जानवरों के नाद में रख देना है, जानवरों के चारा के रूप में उसका प्रयोग कर देना है, उपयोग कर देना है, बस उसका प्रबंधन हो गया। शहरों के लोग सोचते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करें, सब्जियों का छीलन निकलता है, तो शहर के लोग, उनके पास जानवर नहीं होते हैं, वे जानवर नहीं पालते हैं सभी लोग, इसलिए वहाँ पर रिसाइकल करने में या फिर उसका रीयूज पुनः प्रयोग करने में परेशानी होती है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। रात का बचा हुआ खाना सुबह में सब लोग फेंक देता है, देहातों में उसको लोग खा जाते हैं। शहरों के लोग उसको पॉलीथीन में डालकर और रोड पर फेंक देते हैं, जिसको कुत्ता जो है वो चीर फाड़ कर छींट देता है पूरा रोड पर, सड़क पर, और फिर इतना वह कचरा हो जाता है, गंदा हो जाता है, मक्खियाँ भी लगती है उस पर, उस वहाँ आपको चलने का मन नहीं करेगा, नाक बंद करके चलिएगा या फिर वहाँ से हट जाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन देहातों में ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने जानवर हैं और इतने लोग हैं कि रात का खाना देहातों के लोग फेंकते नहीं हैं। वो एक एक अन्न की कीमत समझते हैं, बड़े परिश्रम से अन्न उपजाते हैं, और अन्न उपजाते हैं इसलिए वो रात के बचे हुए खाना को भी सुबह में उपयोग में ला देते हैं। आप देखते होइएगा कि आपके घरों में जब भात बनता है, चावल बनता है, तो जब वो भात बच जाता है दिन में, तो लोग क्या करते हैं, उसको, एक तो चावल ज़्यादा बन गया, कम बनाना चाहिए था, लेकिन बन भी गया तो उसका हमने रिसाइकल कर लिया, अर्थात चावल को तेल रखकर, मिर्चा रखकर, प्याज रखकर उसको भूंज देते हैं और फिर उसको फ्राई करके खा जाते हैं। तो यह रिसाइकल हो गया और हमने उसका उपयोग भी कर लिया। इस प्रकार हमने देखा कि देहातों में किसी भी चीज़ के प्रबंधन में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लोग खुद ही उसका प्रबंधन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो बचता है उसी का प्रबंधन आप लोगों को करना है, ज़्यादा किसी चीज़ का प्रबंधन आप लोगों को नहीं करना है। तो हमने इस चीज़ का प्रबंधन किया। अब आइए कुछ गोबर की बात करते हैं।
गोबर देहातों में निकलता है, शहर में गोबर निकलता है, उसको रखने के लिए जगह नहीं है। कारण है कि लोग देहातों में 5 कट्ठा जमीन बेच लेते हैं और शहर में 10 धूर जमीन में घर बना लेते हैं। उनके पास जमीन ही नहीं है, न कचरा रखने के लिए न कुछ करने के लिए। देहात में एक एक आदमी का घर 4-4 कट्ठा में बनता है, उसको स्पेशल जलावन रखने के लिए एगो रूम चाहिए, एगो घर चाहिए, उसको भूसा रखने के लिए, एगो जानवर बांधने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, गोबर रखने के लिए उधर अलग कुछ जमीन चाहिए। तो देहात में जगह जमीन का उपयोग अच्छे तरीका से नहीं होता है, लेकिन लोग बड़े आराम से रहते हैं। शहरों में सब काम 10 धूर में कर लेना है, इसलिए वहाँ परेशानी तो होगी। तो गोबर शहरों में अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो उनका प्रबंधन वहाँ के लोगों के लिए सरदर्द हो जाएगा। लेकिन देहात में अगर गोबर उत्पन्न हो जाए तो देहात की महिलाएं उसको पीट पाट के थोप थाप के चिपरी बना देती है, गोईठा बना देती है, और सुखाने के बाद वह जलावन के काम में आ जाता है, कंडा बना देती है। तो ये सब जलावन के काम में आता है। यहाँ देहातों में गोबर को हम लोगों ने गोबर जो अपशिष्ट पदार्थ है तुरंत रिसाइकल कर लिया, उसको तुरंत थोप थाप पीट पाट के और चिपरी ठोक दिया, सुखा दिया और उसका यूज कर लिया जलावन के रूप में। तो देहात में कहाँ अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ देहातों में उत्पन्न होते हैं, ग्रामीण इलाकों में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनके प्रबंधन की हमें प्रबंधन में परेशानी नहीं होती है। मतलब उनके प्रबंधन के लिए किसी भी तरह की बात सोचना यहाँ जरूरी नहीं है, बड़ी आसानी से हम इसका प्रबंधन कर लेते हैं। और जो जलावन जो जला लेते हैं उसको हम लोग फिर राख उठाकर खेतों में फेंक देते हैं, तो वहाँ भी खाद का प्रयोग हो जाता है। जो गोईठा हम लोग बनाते हैं, उस गोईठा के बाद जो वहाँ पर और गोबर बच जाता है उसको कंपोस्ट बना देते हैं, छोटे छोटे गड्ढों में डाल देते हैं और 2-4 महीना में सड़ जाता है वह गोबर, फिर उसको उठाकर खेतों में डाल देते हैं। इस तरह से देहातों में किसी भी चीज़ के प्रबंधन के लिए ज़्यादा समस्या नहीं होती है। अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन बड़ी आसानी से देहातों में हो जाया करता है, ग्रामीण इलाकों में इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती है। प्लास्टिक की बात हम करते हैं। अब दैनिक जीवन में हम लोग प्रतिदिन प्लास्टिक के चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आजकल प्लास्टिक की कुर्सियाँ बन गई है, प्लास्टिक के थैले बन गए हुए हैं। दुकानों में आप कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो तुरंत पॉलीथीन बैग दे देता है। अब भले ही इस पर बिहार सरकार ने रोक लगा दिया, लेकिन पॉलीथीन बैग मिलता है। मोटे पॉलीथीन बैग पर आज भी रोक नहीं है, पतले पॉलीथीन बैग पर रोक है। 20 माइक्रोन से पतले पॉलीथीन बैग पर रोक है, उससे अधिक मोटे पॉलीथीन बैग पर रोक नहीं है। तो कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसमें थोड़ा सा मोटा प्लास्टिक का एक थैला आपको दे देता है, या फिर आप प्लास्टिक के फाइल फोल्डर खरीद लेते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियाँ खरीद लेते हैं, प्लास्टिक के बर्तन खरीद लेते हैं। घरों में प्लास्टिक के कंघियाँ, प्लास्टिक के चूल्हे या फिर प्लास्टिक के डब्बे, आप गोंद का डब्बा देखते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है। आजकल बच्चों के औजार बॉक्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स, वो सभी प्लास्टिक के होते हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के चीज़ों के लिए हमको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है अधिक। आप अपने घरों में किधर भी नज़र दौड़ाइए, सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक ज़्यादा करके दिखेगा। तो इन प्लास्टिक का जो हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ये प्लास्टिक कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं। दुकानों में आप जाते होंगे, प्यास लगती है बाजारों में, तो आप तुरंत 1 बोतल पानी खरीद लेते हैं। पानी पीने के बाद उस बोतल को सड़क पर फेंक देते हैं। कुर्सियां जब टूट जाती है तो उनके टुकड़े बेकार हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं और आप उन्हें घर के किसी कोने में फेंक देते हैं। कुछ दिनों के बाद आप उन्हें कबाड़ी की दुकानों में बेच भी देते हैं और कबाड़ी वाले उसे दाना बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचते हैं, जहां पर उसे तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा दाना बनाया जाता है, प्लास्टिक का दाना, और फिर उन दानों से नए प्लास्टिक के सामान बना दिए जाते हैं, उनका फिर से उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो जाता है। तो जब सामान बन गया, वही जब सामान बना उस प्लास्टिक का, तो वह दोबारा बन गया।
इसलिए वह उच्च क्वालिटी का नहीं हो पाता है और वह टाइट होता है, ज़्यादा मोटा होता है, भारी होता है, जल्दी टूटने की संभावना बनी रहती है। आप दो चीज़ की बात करें तो आप देखिए, प्लास्टिक की बाल्टी जो उत्तम क्वालिटी का है, जो रेजिन से बना हुआ है, उत्तम कोटि के रेजिन से, यानी 1 नंबर जिसको प्लास्टिक कहते हैं, तो उस प्लास्टिक के दाना से बना हुआ है। वह प्लास्टिक का दाना पाउडर के रूप में होता है और उससे जो भी बनता है बर्तन या कुछ भी, कोई भी वस्तु, तो उस वस्तु को आप कितना भी मोड़िएगा वह टूट नहीं सकता है। वह मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ओरिजिनल रेजिन से जो प्लास्टिक की कुर्सियां बनाई जाती है, आप कितना भी उस पर चढ़ जाइए, मोड़ दीजिए, उसके टांगों को मोड़ दीजिए, वह टूट नहीं सकता है। लेकिन जब वह प्लास्टिक को फिर से रीयूज करके दोबारा उसी की कुर्सी बनाते हैं, तो उनको जरा सा कस के आप खींच दे उसके टांग को तो वह फट जाएगा या टूट जाएगा। मतलब कि रिसाइकल करने के बाद वह प्लास्टिक उतना मजबूत नहीं रह पाता है। सिर्फ हम प्लास्टिक की बात ही न करें, हम लोहा, शीशा, एल्युमिनियम एवं अन्य सामग्रियों की भी बात करें तो पता चलता है कि इनके स्क्रैप से भी पुनः चक्रण करके जिन चीज़ों को बनाया जाता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वो भी उतना मजबूत नहीं रह पाती हैं और वह भी जल्दी ही टूट जाती है। तो इस प्रकार से हम रीयूज तो करते हैं, उनका पुनः प्रयोग तो करते हैं, लेकिन वह उतना मजबूत नहीं रह पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके प्रबंधन के लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर 3 ही विधियां इसके लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। पहला, रिड्यूस करना, यानी उनके उत्पादन में कमी करना। दूसरा, उनको रिसाइकल करना, अर्थात पुनः चक्रण करना, फिर से उपयोग के लायक बना देना। और तीसरा है उनका पुनः प्रयोग करना, रीयूज करना। अब हम आगे बहुत सारी बातों को बताने वाले हैं, जैसे नाली का गंदा पानी, इसका निस्तारण हम लोग कैसे करते हैं। गोबर, कीचड़, देहातों में बहुत सारा कीचड़ उत्पन्न होता है, जो रोड है, सड़क है, गांव में कच्ची सड़कें हैं, वहां पर बहुत सारा कीचड़ हो जाता है। प्राय आप देखते होइएगा कि लोग सड़क से ऊंचा अपना दूरा बना लेते हैं। जो बैठने के लिए दूरा दरवाजा होता है, उसमें मिट्टी इतना भर देते हैं कि उसकी ऊंचाई सड़क से ऊंची हो जाती है। अब सड़क से जब ऊपर उठ गया तो बरसात में सारा पानी जब बहेगा और मिट्टी दह कर आएगा तो सड़क पर आ जाएगा। इससे सड़क पर कीचड़ उत्पन्न हो जाएगा और पानी जमा हो जाएगा, क्योंकि पानी निकलने का वहाँ कोई साधन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से वहाँ सड़कों पर कीचड़ उत्पन्न हो जाता है। तो ये कीचड़ जो होते हैं और धूसर जल, तो हम इनके निष्पादन के लिए भी अब अगली कक्षा में आपको बताएंगे। अब अगले दिन के कक्षा में हम बताएंगे कि हम इन पदार्थों का, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन कैसे करते हैं और फिर उनका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। चूँकि बहुत सारी बातें पढ़नी है, इसलिए एक दिन में यह सब करना संभव नहीं है। इसके लिए प्रतिदिन आपको क्लास करने होंगे और पूरे 15 क्लास करने के बाद भी